नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आपका सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो जुडिशियल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से उनके लिए जो यूपी पीसीएसजे के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि समाचार पत्रों में न्यूज़ आई है कि पीसीएसजे के परीक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर के भी परिवर्तन हुआ है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की व्यवस्था यूपी पीसीएसजे के अंतर्गत की गई है। जहाँ तक कि हम पीसीएसजे के सिलेबस में परिवर्तन की बात करें तो प्री के पेपर में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मेंस एग्ज़ाम के लिए पेपर्स में परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, पॉक्सो एक्ट, डीवी एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट इत्यादि को स्थान दिया गया है। इसके साथ ही साथ मित्रों, आज का यह वीडियो एक विशेष विषय को लेकर के समर्पित है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो विषय है, जो लॉज हैं, क्या वो पूर्णतया परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ, सही सुना आपने। क्या आईपीसी, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह कोई नया कानून ले लेगा। मित्रों, यह भी समझना अनिवार्य है, जरूरी है कि यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में क्या अभी और भी परिवर्तन हो सकता है। जो परिवर्तन अभी किया गया है, यह परिवर्तन अभी क्या पर्याप्त है? क्या 2023 में जो यूपी पीसीएसजे वैकेंसीज़ की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए क्या अभी और परिवर्तन होना है? मित्रों, इसको हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस स्लाइड्स पे आते हैं कि 14 नवंबर 2021 को तिरुपति में क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भाई हमें मेजर क्रिमिनल लॉज जो हैं उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और इसके संदर्भ में हमने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। तो क्या आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में परिवर्तन हो जाएगा? इसके अगर यह परिवर्तन हुआ तो इसका प्रभाव यूपी पीसीएसजे के सिलेबस पर भी पड़ेगा और उसमें जरूरी है, निहायत अनिवार्य रूप से भी परिवर्तन होगा। मित्रों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है, जो 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर रणवीर सिंह जी कर रहे हैं, जो कि एनएलयू दिल्ली के वाइस चांसलर हैं। और जिसका गठन वर्ष 2020 में किया गया था। इसमें 4 अन्य सदस्यों में प्रोफेसर जीएस वाजपेयी जो रजिस्ट्रार हैं एनएलयू दिल्ली के, प्रोफेसर बलराज चौहान जिनका नाम लखनऊ विश्वविद्यालय से भी जुड़ा था, वो एमिटी विश्वविद्यालय में भी, एमिटी विश्वविद्यालय में भी वाइस चांसलर रहे हैं। अभी वो डीएनएलयू जबलपुर विश्वविद्यालय में एज ए वीसी वाइस चांसलर के पद पर विद्यमान है। इसके साथ ही साथ महेश जेठमलानी, एडवोकेट मिस्टर जीपी थरेजा जो फॉर्मर डीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। मित्रों, इस कमेटी की जो ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, इस कमेटी को लेकर के बड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ लोगों का मानना है कि ये कमेटी में रीजनल बेसिस पे, क्षेत्रीय बेसिस पे भी भेदभाव किया गया है। इसके साथ ही साथ किसी भी महिला का ना होना, दूसरा किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के से बिलोंग करने वाले मेंबर का ना होना, किसी एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का ना होना, मेंबर के रूप में ना होना, ये सारे विषय ऐसे हैं जो इस कमेटी को बायस्ड बनाते हैं। इसको लेकर के लोगों ने चिंता व्यक्त की है। हालांकि वो उनकी चिंता कितनी जायज़ है, कितनी सही है, वो अलग विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो ये कमेटी गठित की गई, क्या इससे पहले भी जो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं हमारे, एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पीनल कोड 1860 या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, क्या इसको परिवर्तन करने की या इसको चेंज करने की बात क्या पहले भी हुई है? हाँ, माली मत कमेटी बनाई गई थी एक
के आसपास, जो जिसने लगभग 2 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट 2003 में केंद्र सरकार को सौंपी, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपी। लेकिन उस समय तो गृह मंत्रालय ने अपनी विशेष इच्छा प्रकट नहीं की। हालांकि मालीमत कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि मेजर लॉज जो हैं ये बहुत एम्बिगियस हैं, इसमें बहुत संशयात्मक है, बहुत क्लियरिटी नहीं है और ये एक्यूज्ड ओरिएंटेड हैं, जो कि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने उपयोग के लिए बनाए थे, या यूँ कह लें कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए बनाए थे। तो इनको अब तिलांजलि दे देनी चाहिए और इनके स्थान पर नए लॉज को, नए पिनल लॉज को इनेक्ट किया जाना चाहिए। वहीं पर एक दूसरी कमेटी भी स्थापित की गई, माधव मेनन कमेटी, जो 2005 के आसपास बनाई गई, कंस्टिट्यूट की गई और जिसने अपनी रिपोर्ट 2007 में सौंपी। और इस मलीमत कमेटी ने भी माधव मेनन कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया, इस बात के लिए एक्सट्रीमली रिकमेंड किया कि भाई हाँ, जो हमारे मेजर क्रिमिनल लॉज हैं इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब मित्रों, बात करते हैं कि हम ये परिवर्तन क्यों होना चाहिए, क्या आवश्यकता है ऐसे परिवर्तन की। तो आपको स्लाइड्स पे शो हो रहा होगा कि हमने कुछ कारण बताए हैं। इन कारणों के लिए ये जो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं इसमें संशोधन होने की आवश्यकता है। पहला, दीज लॉज आर कॉलोनियल लॉज, ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये ब्रिटिशर्स ने अपने उपयोग के लिए बनाए थे, अपने लाभ के लिए बनाए थे। और ये जो सिस्टम है, ये जो पिनल लॉज हैं, इनका मिसयूज़ कालांतर में अभी देखा जा रहा है कि मिसयूज़ व्यापक पैमाने पर हो रहा है। ये जो विक्टिम ओरिएंटेड ना होकर कि ये एक्यूज्ड ओरिएंटेड है, इसमें ये एक सिद्धांत पे काम करते हैं कि भाई चाहे 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये इस प्रकार से इन लॉज में जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं, जो बहुत प्राचीन समय के हैं, लगभग 200 वर्ष पुराने हैं लॉज हैं, अगर वो आज 2022 में उनकी क्या रिलेवेंसी है। आज के समय में इतना ज़्यादा समाज में परिवर्तन हो गया है, इंटरनेट का प्रयोग बृहद स्तर पर होने लगा है। तो इंटरनेट बेस्ड क्राइम का भी इंटरनेट बेस्ड क्राइम का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। लोग उसका प्रयोग बहुतायत में कर रहे हैं। जो इंटरनेट बेस्ड क्रिमिनल हैं वो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और हमारे पास लेजिस्लेशन के नाम पर कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं है, या जो है लेजिस्लेशन क्रिमिनल लॉज हैं उनसे हम उसको टैकल करने में समर्थ नहीं है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने भी कई अवसरों पर हेट स्पीच को लेकर के या क्राइम्स बेस्ड ऑन द स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के बहुतायत में कई बार अपनी मंशा जाहिर की है कि भाई अब हमको नए पिनल लॉज की आवश्यकता है, जिसमें हेट स्पीच को अपराध की श्रेणी में रख करके हम स्पेशली उसको ट्रीट कर सके, जिससे चुनाव में होने वाले या बृहद स्तर पर जो पब्लिक न्यूसेंस के या पब्लिक राइट्स होते हैं इनको रोका जा सके। इसी प्रकार मित्रों, अगर हम बात करें तो पहला कारण है कि सुधार की आवश्यकता इसलिए है, रिफॉर्म्स की आवश्यकता इसलिए है कि ये कानून ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून हैं। दूसरा, ये इनफेक्टिव कानून है। जैसे हमने कहा कि कुछ लॉज, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बहुत ही एम्बिगियस प्रवृत्ति के हैं। जैसे सेडिशन की बात करें, सेडिशन सेक्शन 124 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड में दिया गया है, जो अंग्रेजों के समय बनाया गया समय है। वहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, राजद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। राजद्रोह मतलब राजा के प्रति द्रोह, राजद्रोह मतलब जो ब्रिटेन का सम्राट होता था उसके प्रति द्रोह। लेकिन आज के समय में तो कोई राजा नहीं है हमारे देश में, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। ऐसे लोकतंत्र में सर्वोच्च जनता होती है, सर्वोच्च देश होता है। तो इस स्थिति में राजद्रोह के स्थान पर क्या देशद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एम्बिगिटी को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिमिनल लॉज में जो बहुत संशयात्मक हैं, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, उनको भी इसलिए भी मेजर क्रिमिनल लॉज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करें, एनसीआरबी का 2022 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 71,000 केसेस लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, 59 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। और इसी के तरह अगर टोटल हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ केसेस टोटल ओवरऑल इंडिया में पेंडिंग हैं। और इन सारे केसेस का पेंडिंग होना इस बात का
सबूत है, इस बात का एक प्रूफ है कि भाई हमारे क्रिमिनल सिस्टम में या हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें कुछ तो विसंगतियां हैं, कुछ तो समस्याएं हैं जिनको हमें शीघ्र दूर करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूज अंडर ट्रायल्स की, जो विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन कैदी का मतलब वो कैदी जिनको अभी तक कन्विक्ट नहीं किया गया है, जो दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर सस्पेक्ट है, वो एक्यूज्ड की कैटेगरी में आते हैं, वो अभियुक्त हैं जिनके ऊपर मामला चल रहा है। चूंकि उनको बेल नहीं मिली है इसलिए वो जेलों में बंद हुए हैं, अभी उनको दोष सिद्ध नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के अपराधी क्या होते हैं, इन प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं कि भाई वो दोष सिद्ध हुए बिना ही जेल में होते हैं, तो इससे उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है, जिसको आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे फ्रेमर्स ने भी पर्सनल लिबर्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 21 को ऐसा आर्टिकल बनाया जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। 359 आर्टिकल 359 इसकी प्रोविजन करता है। तो बहुतायत में, बहुत बड़ी संख्या में जो विचाराधीन कैदी हैं, अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें, एनसीआरबी का जो डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा आया है 2022 में, उसकी बात करें तो उसके डेटा के हिसाब से 70.9% जो हमारे जेलों में जो कैदी हैं उसमें 70.9% यानी लगभग 71% जो कैदी हैं वो विचाराधीन कैदी हैं, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। इसका मतलब क्या, केवल 29% ही ऐसे प्रिजनर्स हैं जो कन्विक्टेड हैं। अगर 71% प्रिजनर्स जेलों में अंडर ट्रायल हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो, अगर हो सकता है, अगर जजमेंट आया, अगर फैसला आया, ट्रायल में ये साबित हो गया कि वो निर्दोष हैं, तो उनके साथ तो ये इनजस्टिस हो गया है। और कहा यह जाता है कि भाई जहाँ कहीं भी अन्याय होता है, जहाँ कहीं भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो वो कंप्लीट जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन माना जाएगा। तो इस प्रकार से अगला अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है वो बहुत करप्शन को बढ़ावा दे रहा है हमारे यहाँ का, क्योंकि जनरली इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करता है। लोकल पुलिस में भी सीआरपीसी में जो प्रोविज़न बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सेक्शन 2H जो है सीआरपीसी में, वो इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया है, इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रोसीजर इन विच कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस इज मेड बाय द पुलिस ऑफिसर। और उसमें अगर हम डिटेल व्यू में देखें तो बेसिकली ये मेंशन किया गया है जो पुलिस ऑफिसर होगा या एनी अदर पर्सन शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो पुलिस ऑफिसर वो एसआई रैंक से नीचे का नहीं होगा। अब एसआई रैंक का व्यक्ति जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो अमूमन देखने में ये आता है कि वो क्या करते हैं, पैसे दे करके चार्जशीट से नाम हटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, या जो सेक्शंस हैं उनको कम या ज़्यादा कर देते हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स जो बेस होता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर का, क्रिमिनल सिस्टम का, क्योंकि कोर्ट या मजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ही कुछ स्टेप उठाते हैं, या एविडेंसेस पे ही लड़ाई करते हैं, और एविडेंसेस कहाँ से आते हैं, इन्वेस्टिगेशन से आते हैं। तो इसलिए इसमें करप्शन क्या पूरी की पूरी क्रिमिनल सिस्टम को या पूरे के पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर को ही करप्ट कर रहा है। तो करप्शन जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में है, इसके लिए भी हमको अपनी जो क्रिमिनल लॉज हैं, मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि चुनाव आयोग ने कई अवसरों पर कहा है कि जो स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस होते हैं, जैसे हेट स्पीच हो गया, हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट हो गया, या जो ऑब्सेनिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्सेनिटी जो है अश्लील गाने वगैरह की बात हो गई, या मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच, इस प्रकार की जो ऑफेंसेस हैं जो बेसिकली स्पीच बेस्ड है, ठीक है। हालांकि इसके लिए हमारे संविधान में 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, जो 19(1)A में 19(1)A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है उसको कर्टेल करने के लिए, उसको कर्टेल किया जा सकता है, उसके लिए 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। लेकिन इसके पनिशमेंट के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। अगर हम हेट स्पीच की बात करें तो सेक्शन 153
153 कैपिटल ए, 153 कैपिटल बी इत्यादि सेक्शंस जो हैं आईपीसी के वो आते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली डील नहीं कर पाते हैं। चूँकि हमारे पास कोई लॉ नहीं है तो इसलिए हम उसको आईपीसी के उन सेक्शन से गवर्न करते हैं। तो बेसिकली आवश्यकता इस बात की है, इन सारे ग्राउंड्स जो हैं ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं कि आज हमें आवश्यकता है कि हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, मेजर क्रिमिनल लॉज का मतलब हमारे जो इंडियन पिनल कोड है, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और हमारा जो एविडेंस एक्ट है, इसमें हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और हमें परिवर्तन करना चाहिए। अब आवश्यकता है कि भाई अगर हम इनमें सुधार करेंगे, इसमें अगर हम परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन किस बेसिस पे करेंगे, परिवर्तन कैसा होना चाहिए। तो परिवर्तन के लिए आवश्यकता है हमको कि भाई जब हम परिवर्तन करें तो हमारी सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि भाई हम जो हमारा जो परिवर्तन होगा वो जो क्रिमिनल मेजर क्रिमिनल लॉज में वो कैसा परिवर्तन होगा। वो पहला परिवर्तन होगा हमको एक्यूज ओरिएंटेड क्रिमिनल लॉज से हमको क्रिमिनल लॉज से हमको कन्वर्ट करना होगा, अपने आप को शिफ्ट करना होगा, पैराडाइम को शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स द विक्टिम ओरिएंटेड सिस्टम की ओर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के लिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो हो वो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली स्पेशल एजेंसीज़ के द्वारा हो। स्पेशल एजेंसीज़ का मतलब क्या, जैसे सीबीआई है, एसआईटी है, इस गठित करते हैं, उसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी जो है करप्शन की कम हो जाती है। या यूँ कहें कि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो पुलिस से ले लेना चाहिए और इसके लिए एक अलग अलग विंग का निर्माण किया जाना चाहिए जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कराए और सारा का सारा वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी ही उसको रिलाई करे। इसके अलावा हमको जो हेट स्पीचेस हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने पिनल लॉज में। इसके अलावा जो इंटरवेस्ट क्राइम्स हो रहे हैं, इंटरवेस्ट क्राइम हो रहे हैं, उनको टैकल करने के लिए हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं है। हमारे पास आईटी एक्ट है लेकिन वो पूर्णतः उनको कवर नहीं कर पा रहा है। तो हमको आवश्यकता है कि हम अपने पिनल लॉज में, हमने ट्रेडिशनल पिनल लॉज में भी इंटरनेट बेस्ड क्राइम को भी ऑफेंसेस को भी टैकल करने के लिए प्रोविज़न करें। इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस को नए सिरे से डिफाइन करना पड़ेगा और कुछ ऑफेंसेस को हमको उसमें पनिशमेंट को कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण काम हमको करना है कि जो मजिस्ट्रेट और जजेस हैं जो उनको डिस्क्रिशन होता है पनिशमेंट के मामले में, फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी मामले में 3 से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है तो किसी मामले में वो 3 साल में निपटा देते हैं और कभी किसी मामले में वो 5 साल तक की सज़ा दे देते हैं। तो ये जो उनको डिस्क्रिशन मिला हुआ है इसको स्पेसिफाई करने की आवश्यकता होगी। तो इन आधारों पर अगर हम अपने जो हमारा जो परिवर्तन होने जा रहा है वो अगर परिवर्तन इन आधारों पर गवर्न होगा तो निहायत ही वो अनिवार्य रूप से वो एक अच्छा क्रिमिनल सुधार कहा जाएगा, क्रिमिनल लॉज में ऐसा अच्छा सुधार कहा जाएगा। अब एक विषय और इम्पॉर्टेंट है कि जब दंड कानूनों में सुधार होता है तो दंड कानूनों में जो सुधार होता है वो बेसिकली 3 बेसिस पे होता है। जो 3 टेस्ट हैं उसके लिए वो लीगलिटी टेस्ट, लेजिटिमेसी टेस्ट और नेसेसरी टेस्ट है। नेसेसरी टेस्ट की बात करें तो क्या आवश्यकता है उन परिवर्तन करने की, इसका जो कॉन्सेप्ट उभर कर आया, नेसेसरी का जो टेस्ट उभर कर आया वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशल रिपोर्ट जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर थी 2011 में, उसमें एक्सप्रेसली मेंशन किया गया कि भाई हाँ अगर पिनल लॉज में सुधार करना है तो आवश्यकता है तो पिनल लॉज में हमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी, हमको पिनल लॉज में सुधार करना पड़ेगा। इसी लीगलिटी टेस्ट की बात करें कि क्या जो सुधार हम करने जा रहे हैं क्या वो लीगलिटी की कैटेगरी में आ रहा है, वो क्या विधिक है। जैसे फॉर सेडिशन लॉ, सेडिशन लॉ इज़ ए ड्रैकोनियन लॉ। क्या सेडिशन लॉ हमारा एम्बिगियस है, उसको प्रॉपर नहीं है तो वो लीगल नहीं है। तो हमको जब अपने पिनल लॉज में सुधार करना चाहिए तो हमको अपने पिनल लॉज में सुधार करने के लिए लीगलिटी टेस्ट को भी अपनाना पड़ेगा कि क्या वो लीगल है या नहीं है। इसी प्रकार लेजिटिमेसी टेस्ट को भी हमको अपनाना चाहिए। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनके माध्यम से जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रयोग किए जाते हैं पिनल लॉज के संशोधन के लिए, पिनल लॉज में सुधार के लिए। तो कुछ ये टेस्ट हैं, इनको भी हमारी जो कमिटी है जो उस पर काम कर रही है इनको देखना पड़ेगा, इनके आधार पर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक रॉबर्ट कार्य योजना है, रॉबर्ट एक प्लान ऑफ एक्शन है 2013 का, जो बेसिकली हेट स्पीच केसेस के संदर्भ में है। क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल लॉ
मेजर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म हो रहा है वो बेसिकली और बेसिकली हेट स्पीच या स्पीच बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड ऑफेंसेस को टैकल करने के लिए हो रहा है। इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता इसलिए है। तो इसलिए जो रॉबर्ट प्लान ऑफ एक्शन है जो 2013 का यूएन हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 2013 में दिया था, ये इसके संदर्भ में इसको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, ये एक प्रकार का एक्शन प्लान है जो क्रिमिनलाइज करता है हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने को ये रिकमेंड करता है, और रिकमेंड करने के लिए कहता है कि भाई हेट स्पीच जो होगी उसको अगर क्रिमिनलाइज किया जाना है तो 6 आधारों पर उसको चेक किया जाना चाहिए, उसको टेस्ट किया जाना चाहिए। 6 आधारों पर टेस्ट करने के बाद ही हमें उस हेट स्पीच को, उस स्पीच को हेट है या नहीं है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या इसको तय करना, डिसाइड करने के लिए वो स्पीच, कोई स्पीच हेट स्पीच की कैटेगरी में आ रही है या नहीं आ रही है, इसको हम इन 6 आधारों पर चेक कर सकते हैं। और उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए भी हमको इन 6 आधारों को देखना होगा। तो उसमें रॉबर्ट प्लान ऑफ एक्शन में 2013 का जो रॉबर्ट प्लान ऑफ एक्शन है उसमें बताया गया कि पहले तो हमको जो हेट स्पीच की गई है उसका सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या उसकी रिलेवेंसी है, क्या उससे समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया है या उसको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसका प्रयोग किया गया है, जैसा कि हमारे राजनेता अक्सर प्रयोग करते हैं। क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में इस प्रकार के हेट स्पीचेस बहुत आम हो गई हैं। तो रॉबर्ट प्लान ऑफ एक्शन में पहली बात यही कही गई कि हमको देखना पड़ेगा कि भाई सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है, क्या सोशल समाज को, सोसाइटी को विखंडित करने के लिए, सोसाइटी को, समाज को तोड़ने के लिए या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस प्रकार की स्पीच की गई है। दूसरा, क्या स्पीकर्स की जो पोजीशन है वो समाज में क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इस पर स्पीकर की पोजीशंस के आधार पर ही हम ये तय करेंगे कि भाई उसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद इंटेंशन क्या थी हेट स्पीकर की, हेट स्पीकर क्यों, किस इंटेंशन से ऐसा करना चाह रहा था। इसके अलावा क्या कंटेंट क्या है उस स्पीच का, और फॉर्म क्या है, किस फॉर्मेट में वो स्पीच की गई है। इसके अलावा उसकी रीच कितने लोगों तक हुई है, और वो कितनी लंबी थी, कितनी छोटी थी, उसकी साइज़ क्या है, ये भी मैटर करेगा। इसके अलावा इमिनेंस ऑफ हार्म, और उससे कितना हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है, ये भी हमारे जो रॉबर्ट प्लान ऑफ एक्शन है इसमें ये बताया गया। तो इन सारे बातों को जब हेट स्पीच को बेस बना करके या इंटरनेट बेस्ड क्राइम को हम बेस बना करके अगर हम मेजर क्रिमिनल लॉज में संशोधन कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं या अपने लॉज को परिवर्तित कर रहे हैं, तो हमको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि आज के समय में जब श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966 का श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो केस है, या पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, या अनुराधा वशीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है, ये सारे केसेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म के लिए ये एक बेस प्रदान कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेयर इन सारे केसेस का, यानी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स का भी इन जो मेजर क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म्स हो रहा है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है, जिसको लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो ये है कि क्या जो परिवर्तन होगा, क्या उससे हमारी पूरी की पूरी आईपीसी बदल जाएगी, क्या पूरी की पूरी सीआरपीसी चेंज हो जाएगी, क्या पूरा का पूरा एविडेंस लॉ ही चेंज हो जाएगा। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल लॉ हो, कोई भी लॉ हो, या कोई भी रूल हो, लॉ बेसिकली लॉ इज़ ए रूल, ठीक है, लॉ हो या रूल हो, जब वो परिवर्तित होता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट परिवर्तित होना पड़ता है। तो चूंकि हमारे जो लॉज हैं वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो अगर हम लॉ को चेंज करेंगे, लॉ को टोटली रिफॉर्म कर देंगे, तो उस स्थिति में हमको कॉन्सेप्ट भी चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि भाई लॉ में कॉन्सेप्ट लिमिटेड हैं, लेकिन जो उसका डायमेंशंस हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो आशा यही है कि जो हमारे एविडेंस एक्ट में या पिनल लॉज में, आईपीसी में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी परिवर्तन होगा वो मूल स्वरूप इसका वैसा ही रहेगा, बस उसमें कुछ अमेंडमेंट होंगे। हाँ, वो अमेंडमेंट बृहद स्तर पर होंगे, ये आकलन जरूर किया जा सकता है, ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग भी जो पीसीएसजे के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए विशेषकर है कि जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नॉलेज है, उसको आप
तैयार रखें। बेसिकली अगर कोई रिफ़ॉर्म होता भी है तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी 2023 का जो नई वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसमें वो एप्लीकेबल भी हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते ही ये जो क्रिमिनल लॉज में रिफ़ॉर्म होगा। तो अभी आप लोग इसको लेकर के संशय में ना रहें। जो क्रिमिनल लॉज रिफ़ॉर्म हो रहे हैं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो परिवर्तन हुए हैं सिलेबस में उसको सेंट्रलाइज्ड करके उसको उस पर केंद्रित होकर के आप अपनी तैयारी शुरू करें। आप धन्यवाद।